उत्तर प्रदेश के शांतिपूर्ण गांव गोकुलपुर के हृदय में, जहां गंगा की लहरें रात की खामोशी में फुसफुसाती थीं, रामलाल का परिवार एक छोटे से घर में रहता था। गांव के बीच में स्थित यह घर कच्ची दीवारों और खजूर के पत्तों की छत से बना था, लेकिन इसकी रौनक इसके निवासियों से थी। रामलाल एक सख्त मिजाज लेकिन गांव में सम्मानित व्यक्ति अपनी पत्नी सीता माई के साथ रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा कृष्ण, बेटी द्रौपदी और सबसे छोटी राधा। राधा गोकुलपुर की गलियों में एक चंचल चिड़िया की तरह उड़ती फिरती थी। उसकी हंसी गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए मंदिर की घंटियों से मिल जाती थी। वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाती थी। राधा की बड़ी बहन द्रौपदी की शादी 2 साल पहले बड़े धूमधाम से हुई थी। द्रौपदी अब अपने ससुराल में रहती थी, जो गोकुलपुर से कुछ घंटों की दूरी पर था। कृष्ण घर का इकलौता बेटा अपने पिता के खेतों में हाथ बटाता था और गांव वालों में अपनी आज्ञाकारिता के कारण जाना जाता था। लेकिन राधा के दिल में एक खालीपन था। द्रौपदी की शादी के बाद घर की वह रौनक कम हो गई थी, जो पहले बहन के साथ हंसी मजाक से भरी रहती थी। राधा अकेली पड़ गई थी, मगर अब एक नया मोड़ आने वाला था। कृष्ण की शादी तय हो गई थी और राधा के दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। नई भाभी सविता के आने से घर फिर से गंगा के किनारे होने वाली दिवाली की तरह जगमगा उठेगा। यह सोचकर राधा के पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। शादी की तैयारियां, गोकुलपुर की रौनक। गोकुलपुर में शादी की तैयारियां ऐसी थीं जैसे पूरा गांव एक त्योहार मना रहा हो। रामलाल ने अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। घर को आम के पत्तों के तोरणों से सजाया गया, दीवारों पर रंग बिरंगी रोशनियों के झालर लगाए गए और आंगन में एक बड़ा सा पंडाल खड़ा किया गया। सीता माई ने गांव की औरतों के साथ मिलकर शादी के लिए मिठाइयां तैयार की। जलेबी, लड्डू और बर्फी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। राधा अपनी सहेलियों के साथ हल्दी की रस्म के लिए फूलों की टोकरियां सजा रही थी। सविता का परिवार, जो करीबी गांव माधोपुर से था, भी शादी के लिए गोकुलपुर पहुंचा। सविता के चाचा गोपीनाथ एक मध्यम दर्जे के किसान थे, जिन्होंने सविता को अपनी बेटी की तरह पाला था। सविता के माता पिता कई साल पहले एक दुर्घटना में गुजर चुके थे और उसकी परवरिश गोपीनाथ और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने की थी। सविता की खूबसूरती की गोकुलपुर में धूम थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो गंगा की गहराइयों की तरह थीं, और उसकी मुस्कान, जो चांदनी रात की तरह चमकती थी, हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थी। शादी का दिन आया। मंदिर में होने वाली रस्मों के बाद कृष्ण और सविता ने 7 फेरे लिए। राधा ने अपनी नई भाभी के साथ हर लम्हा भरपूर जिया। वह सविता के साथ हर रस्म में शामिल रही, हाथों में मेहंदी लगाई और अपने कैमरे से हर पल को कैद किया। विदाई के समय सविता की आंखों में आंसू थे, मगर राधा ने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। भाभी, अब यह तुम्हारा घर है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। विदाई के बाद जब सविता गोकुलपुर के इस घर में कदम रखती है, तो गांव की औरतें उसका स्वागत गंगा के पानी से भरी घड़ा और दीपक की थाली के साथ करती हैं। राधा सविता का हाथ पकड़े उसे अंदर लाती है। घर की देहरी पर सविता अपने पांव से चावल की थाली को हल्का सा धकेलती है, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार खुशहाली की निशानी है। लेकिन राधा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है जब वह अपनी माँ सीता माई के चेहरे पर एक सर्दी भरी मुस्कान देखती है। सीता माई, जो शादी की तैयारियों में सबसे आगे थीं, अब खामोश हैं। उनकी आंखों में वह गर्मजोशी गायब है जो राधा ने शादी से पहले देखी थी। राधा सोचती है कि शायद माँ थक गई हैं। लेकिन जैसे ही मेहमान विदा होते हैं, घर का माहौल बदल जाता है। राधा को उम्मीद थी कि सीता माई उसे कहेंगी कि सविता को उसके कमरे तक छोड़ आओ, लेकिन इसके बजाय रामलाल, जो हमेशा कम बोलने वाले और सख्त मिजाज रहते थे, अचानक कृष्ण को अपने कमरे में बुला लेते हैं। रामलाल का कमरा घर के एक कोने में था, जहां वह अकेले सोते थे। सीता माई और रामलाल बरसों से अलग कमरों में रहते थे, जो गांव में कोई नई बात न थी, क्योंकि कई बुजुर्ग जोड़ों की यह आदत होती है। कृष्ण, जो अपनी नई दुल्हन के साथ हंसी मजाक कर रहा था, रामलाल की आवाज सुनते ही गंभीर हो जाता है। वह खामोशी से अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है। राधा, जो सविता के पास आंगन में बैठी है, उसे तसल्ली देती है। सविता अपने दुल्हन के जोड़े में ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सराओं की रानी जमीन पर उतरी हो। उसका लाल लहंगा, जिस पर सुनहरी झरी का काम था, चांदनी में चमक रहा था। राधा सविता से बातें शुरू करती है। वह उससे उसकी पढ़ाई, गोकुलपुर की जिंदगी और अपनी सहेलियों के किस्से सुनाती है। सविता मुस्कुराती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार रामलाल के बंद दरवाजे की तरफ उठती हैं। राधा के दिल में एक अजीब सा शक उठता है, लेकिन वह उसे झटक देती है। इसी दौरान सीता माई अपने कमरे में चली जाती है। राधा को यह बात अजीब लगती है कि माँ इतनी जल्दी क्यों सो रही हैं।
वह शादी की तैयारियों में रात रात भर जागती थीं। लेकिन आज जब घर में नई बहू आई है, वह क्यों इतनी चुप है? राधा का दिल बेचैन होता है, लेकिन वह सविता के पास बैठी रहती है। सविता राधा से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। राधा बताती है कि वह विज्ञान की छात्रा है और डॉक्टर बनना चाहती है। सविता की बातों में एक अजीब सी गर्मी है, लेकिन उसकी आंखों में एक भय छिपा है जो राधा के दिल को कचोटता है। एक चौंका देने वाला आदेश। लगभग आधे घंटे बाद रामलाल के कमरे का दरवाजा खुलता है। कृष्ण बाहर निकलता है। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त है। वह राधा को सविता के पास बैठा देखता है और कहता है, राधे, तू अब तक जाग रही है? जा, अपने कमरे में जाकर सो जा। राधा को कृष्ण का लहजा रूखा लगता है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि कृष्ण सविता की तरफ मुड़ता है और कहता है, सविता, बाबा तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। ये शब्द राधा के कानों में गूंजते हैं जैसे कोई बम फटा हो। सविता का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में भय छा जाता है और वह हैरत से कृष्ण को देखती है। राधा के जहन में सवालों का तूफान उठता है। शादी की पहली रात को कोई ससुर अपनी बहू को अपने कमरे में क्यों बुलाता है? वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन कृष्ण उसे जबरदस्ती अपने कमरे की तरफ धकेल देता है। राधा अपने कमरे में आती है, लेकिन उसका दिल बाहर के सन्नाटे में कहीं खो जाता है। राधा अपने कमरे की खिड़की से झांकती है। सविता अपना लहंगा संभालते हुए रामलाल के कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके कदम भारी हैं, जैसे वह किसी बोझ तले दबी हो। राधा का दिल धक धक करता है। वह अपने बिस्तर पर बैठती है, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं होती। उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता है, बाबा सविता से क्या चाहते हैं? कुछ देर बाद राधा दोबारा दरवाजा हल्का सा खोलती है। वह देखती है कि सविता रामलाल के कमरे से बाहर निकलती है। उसका चेहरा आंसुओं से तर है। वह जार जार रो रही है, जैसे उसकी आत्मा पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। सविता अपने कमरे की तरफ बढ़ती है और उसकी आहवजारी राधा के दिल को छेदती है। राधा वापस अपने बिस्तर पर आती है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती। वह सुबह फज्र की अजान के बाद कहीं जाकर सोती है। सुबह का सदमा। सुबह जब राधा की आंख खुलती है तो वह एक चीख से हड़बड़ाकर उठ बैठती है। यह सीता माई की आवाज है। राधा झट से अपना लिहाफ एक तरफ फेंकती है और कमरे से बाहर निकलती है। आंगन में एक नाटकीय दृश्य है। सीता माई सविता पर चिल्ला रही हैं, जो किचन के एक कोने में खड़ी सिर झुकाए खामोश है। सीता माई का गुस्सा आसमान पर है। मुझे मुंह चलाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। खबरदार, जो तूने मेरी बात का जवाब दिया, चल जाकर नाश्ता बना। एक दिन की दुल्हन होकर भी तुम्हें तमीज नहीं सीखी। राधा हैरान है। सविता, जो कल रात दुल्हन बनकर आई, आज नौकरानी की तरह किचन में खड़ी है। उसका लाल लहंगा अब एक साधारण सी साड़ी से बदल गया है। राधा आगे बढ़ती है और कहती है, माई, नाश्ता मैं बना देती हूँ। भाभी की तो कल शादी हुई है। सीता माई गुस्से से राधा की तरफ मुड़ती हैं। उनकी आंखों में आग भरी है। वह कहती हैं, खबरदार राधे, तू इसकी हिमायत मत कर। आज से घर का सारा काम यही करेगी। इसी समय द्रौपदी, जो अपने पति और बच्चों के साथ शादी के बाद घर आई है, वह भी वहाँ मौजूद है। वह तंज कसती है, हमारी तो ससुराल में नाक कट गई। हमारे इकलौते भाई की शादी पर इतना खर्च किया, लेकिन सविता के घर वालों ने क्या दिया? न सोना, न कोई जेवर, बस एक खाली हाथ की दुल्हन, ऊंची दुकान, फीके पकवान। सीता माई भी अपना दुखड़ा रोती हैं। हमारा एक ही बेटा है, उसकी शादी पर कितने पैसे लगाए? सोचा था कि सविता के घर वाले हैं, कम से कम एक गाड़ी तो देंगे, लेकिन ये कंजूस लोग बस अपनी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। राधा को अपनी माँ और बहन की बातें सुनकर दुख होता है। वह समझ जाती है कि सविता का कम दहेज उसकी आत्मसम्मान को रौंदने का कारण बन रहा है। सविता खामोशी से किचन में चली जाती है। वह मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की लड़ी छिप रही है। राधा के दिल में सविता के लिए हमदर्दी उठती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। राज की गहराइयों में दिन गुजरते हैं, लेकिन घर का माहौल बद से बदतर होता जाता है। सविता पर सीता माई की सख्ती बढ़ती जाती है। वह सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है। कभी कपड़े धोना, कभी किचन संभालना, कभी आंगन झाड़ना। राधा जब भी उसकी मदद करने की कोशिश करती, सीता माई उसे डांट देती। द्रौपदी जब भी घर आती, सविता को ताने देती कि उसने दहेज क्यों नहीं लाया। कृष्ण, जो अपनी माँ और पिता का आज्ञाकारी था, खामोश रहता। वह सविता की हालत देखता, लेकिन कुछ बोलता नहीं। हर रात कृष्ण रामलाल के कमरे से निकलने के बाद सविता को इशारा करता कि वह रामलाल के कमरे में जाए। सविता, जो हर रात इस आदेश से सहम जाती, भारी कदमों से रामलाल के कमरे में चली जाती। जब वह वापस आती, उसका चेहरा पीला पड़ा होता। वह हाँफ रही होती और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते। राधा, जो अपने कमरे से झांकती, यह सब देखकर परेशान होती। वह सोचती कि आखिर बाबा भाभी से क्या करवाते हैं और कृष्ण क्यों खामोश है। एक रात
राधा किचन में पानी पीने गई। रात के 1 बज रहे थे। वह देखती है कि सविता किचन के एक कोने में दुबकी कृष्ण के मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही है, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझ पर जुल्म करते हैं। मेरा ससुर तो बिल्कुल घटिया इंसान है। काश उसकी बेटी भी वह सब सहे जो मैं सह रही हूँ, तब उसे पता चले। राधा के पांव जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। वह सोचती है कि सविता किससे बात कर रही है। सविता के माता पिता तो गुजर चुके हैं। क्या वह अपने चाचा से बात कर रही है? लेकिन आवाज किसी मर्द की है। राधा चुपके से वापस अपने कमरे में आती है, लेकिन उसका दिल बेचैन है। छत पर राज। एक रात राधा को प्यास लगती है। वह किचन की तरफ जाती है, लेकिन लाउंज का दरवाजा खुला देखकर रुक जाती है। वह सोचती है कि रात के इस पहर दरवाजा किसने खोला। वह बाहर झांकती है तो देखती है कि सविता आंगन से छत की तरफ जा रही है। राधा के दिल में शक उठता है। वह चुपके से सविता के पीछे चली जाती है। छत पर पहुंचकर राधा छिपकर देखती है। सविता एक युवा लड़के के गले लगकर रो रही है। वह कह रही है, विक्रम, मुझे इस जहान से निजात दिला। मैं ये सब नहीं सह सकती। ये घर मेरे लिए जेल बन गया है। राधा के होश उड़ जाते हैं। ये विक्रम कौन है? क्या सविता का कोई प्रेमी है? राधा का दिल चाहता है कि वह सबको जगाकर सविता की असलियत बताए, लेकिन वह खुद पर काबू रखती है। वह जैसे ही वापस लाउंज में दाखिल होती है, कृष्ण उससे सामने खड़ा मिलता है। कृष्ण की आंखों में शक है। वह पूछता है, राधे, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? सविता कहाँ है? राधा घबरा जाती है। वह कहती है, मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए आंगन में ताजी हवा लेने आई थी। इसी वक्त सविता भी आ जाती है। कृष्ण को देखकर उसका चेहरा काला पड़ जाता है। राधा फौरन कहती है, मैं और भाभी दोनों आंगन में बैठी थीं। सविता राधा की बात की पुष्टि कर देती है। कृष्ण संतुष्ट होकर चला जाता है। राधा सविता को बचा लेती है, लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहे हैं। सविता की हकीकत। अगले दिन सविता राधा के कमरे में आती है। वह उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने रात कृष्ण के सामने उसे बचा लिया। राधा सीधे पूछती है, भाभी, वह छत पर आप किससे मिली थी? वह कौन था? सविता की आंखों में एक पल के लिए भय चमकता है। फिर वह राधा पर भरोसा करते हुए बताती है, वह मेरा भाई विक्रम है। मेरे माँ बाप के मरने के बाद हम दोनों को चाचा गोपीनाथ ने पाला। लेकिन जब विक्रम बड़ा हुआ, चाचा ने उसे घर से निकाल दिया ताकि वह अपना हिस्सा न मांगे। विक्रम छोटी मोटी नौकरियां करता था, लेकिन अब वह एक अच्छी कंपनी में मुलाजिम है। वह मुझे इस घर से निकालना चाहता है। राधा हैरान रह जाती है। वह पूछती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका कोई भाई है? सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं क्या बताती राधे, इस घर में आते ही मुझ पर जुल्म शुरू हो गए। मेरी माँ मुझे नौकरानी की तरह सलूक करती है। तेरा भाई मेरी खातिर कभी आवाज नहीं उठाता। और तेरे बाबा, वह कोई अच्छे इंसान नहीं है। राधा पूछती है, बाबा आपसे क्या करवाते हैं? सविता की रूह कांप जाती है। वह कहती है, किसी दिन खुद जाकर देख लेना, मैं वह सब नहीं कह सकती। सच का सामना। राधा फैसला करती है कि वह खुद सविता के कपड़े पहनकर रामलाल के कमरे में जाएगी। वह सविता को अपने कमरे में बंद कर देती है और रात को सविता का लाल जोड़ा पहनकर घूंघट निकालकर रामलाल के कमरे में चली जाती है। रामलाल उसे सविता समझकर कहता है, आज सविता, आज मेरा आखिरी अनुष्ठान है। मैं वैदिक मंत्र सीख रहा हूँ। यह जिंदा बकरी काट और उसका खून एक प्याले में डाल कर दे। इससे मैं जिन्नात को कंट्रोल कर सकता हूँ और दौलत की ढेर लगा सकता हूँ। राधा के होश उड़ जाते हैं। उसका पिता काला जादू सीख रहा है। रामलाल 3 जिंदा बकरियां निकालते हैं और कहते हैं कि उनका खून एक प्याले में जमा करके दो। वह कहते हैं कि आज आखिरी रात है, इसके बाद वह जो चाहें जिन्नात से कर सकते हैं। रामलाल कुछ उल्टे पलटे मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिनसे राधा का दिल दहल जाता है। राधा बकरियों को हाथ नहीं लगाती। वह अपना घूंघट उठाती है और कहती है, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गुनाह है। आप ऐसे कर्म से अजाब के हकदार हो जाएंगे। रामलाल राधा को देखकर सख्ते में आ जाते हैं। वह कहते हैं, राधे, तू यहाँ क्या कर रही है? राधा रोते हुए कहती है, मैं जानबूझकर भाभी बनकर आई थी ताकि आपको इस गलत काम से रोक सकूं। बाबा, यह गुनाह है। आप अपनी बेटियों के बारे में सोचें। अगर मेरी बहनों के ससुर ऐसा करें तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? रामलाल खामोश हो जाते हैं। वह कहते हैं कि वह यह सब दौलत कमाने के लिए कर रहे थे। राधा की बातों से उनका जमीर जागता है और वह इस अमल से बाज आ जाते हैं। एक नया मोड़ और खुशहाल अंत। राधा सविता से कहती है कि वह अपने भाई विक्रम से उसकी शादी करवा दे। राधा अपने घर वालों से कहती है, अगर आप लोगों ने भाभी पर जुल्म किया तो विक्रम मुझसे उसका बदला लेगा। ये धमकी घर वालों के लिए एक सबक साबित होती है। सीता माई और द्रौपदी का रवैया सविता के साथ बदल जाता है। कृष्ण भी अपनी पत्नी के लिए आवाज उठाना सीखता है। राधा की शादी विक्रम से हो जाती है। विक्रम एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है।
जो राधा की कद्र करता है। राधा की बुद्धिमानी से 2 घर बसते हैं। सविता अपने घर में खुश रहती है और राधा अपना नया घर बसाती है। गोकुलपुर के लोग राधा की हिम्मत की बातें करते हैं। गंगा के किनारे मंदिर की घंटियां एक नई उम्मीद की नवीद सुनाती हैं और राधा की कहानी गांव की हर लड़की के लिए एक मशाल राह बन जाती है।